अच्छा स्टूडेंट, चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ट्वेल्थ वालों के लिए जो एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक है ये उसका लास्ट चैप्टर है, राइट। तो ये एक जो चैप्टर है एक्चुअली ये एक कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बल्कि ये एक पूरा फील्ड है। क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो कोई एक ही टाइप की नहीं है। ओके, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। और यू नो कि हर एक का अपना अपना एक पर्टिकुलर यूज़ है। तो अगर हम सबके बारे में पढ़ेंगे तो फिर ये एक बहुत बड़ा एक्चुअली टॉपिक बन जाता है। ओके, तो लेकिन हमारे जो कोर्स में है वो इसका एक छोटा सा पार्ट है, राइट। और ये तुम्हारे बोर्ड के लिए और नीट के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, राइट। क्योंकि क्वेश्चंस तो आने ही हैं इसमें से भी, और बड़े आसान क्वेश्चंस हैं। ओके, तो क्योंकि हमारे कोर्स में कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसलिए कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस इसमें नहीं बनते। हाँ, इंफॉर्मेटिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि अगर आपके पास में वो इन्फॉर्मेशन है तो आप उसके बारे में आंसर दे सकते हो, ठीक है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ सकें इसे उतना ज़्यादा पढ़ें, राइट। बट एक लिमिट के अंदर ही हम इसे पढ़ पाएंगे, क्योंकि अदरवाइज इट्स ए वेरी बिग फील्ड। ओके ना। तो ये बेसिकली एक बड़ा टॉपिक बन जाता है। टॉपिक क्या है, ये एक पूरा सब्जेक्ट बन जाता है। ओके, तो हम अब हमारे को इतना सब कुछ तो पढ़ना नहीं है, तो हम इसमें मेन चीज़ें थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो हैं तो एक्चुअली ये वेव्स ही आपने 11th में पढ़ा होगा कि जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे वाटर वेव्स हैं जिनको जो वाटर के सरफेस के ऊपर चलती हैं, है ना। या हमारी जो साउंड वेव्स हैं जिनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बोलते हैं। तो ये भी मैकेनिकल वेव है, क्योंकि इनको चलने के लिए एक मीडियम चाहिए, बिना मीडियम के नहीं चल सकती, राइट। हाँ, एक बात है कि अगर हम इसकी इक्वेशन देखें तो जो इक्वेशन ऑफ मैकेनिकल वेव है उससे मिलती जुलती ही इक्वेशन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। क्योंकि वेव का मीनिंग क्या है एक्चुअली, तो वेव इज समथिंग विच प्रोपेगेट्स। ओके ना, जो चलती है आगे की तरफ उसको हम लोग वेव बोलते हैं, ठीक है। जैसे जो इक्वेशन है मैकेनिकल वेव की वो हमारी ये होती है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना। दिस वाज द इक्वेशन ऑफ द मैकेनिकल वेव, राइट। अच्छा, अब इसमें जो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं वो क्या क्या हैं, तो जरा वो देख लेते हैं। जैसे इसमें एक है क्वांटिटी y, एक ये ए ओमेगा के, ये सब क्या है एक्चुअली। तो अगर आपको याद हो, मैं जस्ट इसको थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूँ कि अगर मान लो कि मैं इस वेव को यहाँ पे बनाता हूँ, ओके, लाइक दिस। और हम यहाँ पे हमने x लिया हुआ है और यहाँ पे हमने y लिया हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं कि हम इस पर्टिकुलर पार्टिकल को कंसीडर कर रहे हैं। तो इस पार्टिकल का डिस्टेंस ओरिजिन से ये x है। So this x represents the position of the particle from the origin. You can say कि the position where you are standing, ओके ना, जहाँ पे भी तुम खड़े होकर वेव को देख रहे हो तो उस जगह की पोजीशन, ठीक है। तो ये वो हमारी पोजीशन हो गई जहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है। कहाँ पे, ओरिजिन से x डिस्टेंस पे, ठीक। अब एट दिस इंस्टेंट ये जो पार्टिकल है वो एक्चुअली यहाँ नहीं है। यू नो, जब वेव चलती है तो पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स में जो ऑसिलेशंस होते हैं वो जिस डायरेक्शन में वेव चलती है उसके परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। ये आप लोग पढ़ चुके हो, उसमें 11th में सब किया हुआ है। तो इसका मतलब अगर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं तो इस इंस्टेंट पे पार्टिकल यहाँ नहीं है, एक्चुअली पार्टिकल यहाँ नहीं है, ये यहाँ पे है। ओके, तो ये पार्टिकल यहाँ है और ये कितने डिस्टेंस पे है, तो ये कहलाती है इसकी मीन पोजीशन। और यहाँ से ये कितने डिस्टेंस पे है, तो ये जो डिस्टेंस है ये y है। तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, है ना। तो x जो है वो इस पार्टिकल की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और y जो है वो इस पार्टिकल की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन, राइट। कि मीन पोजीशन से कितना ऊपर या नीचे है। अच्छा, और ये किस टाइम पे है, तो टाइम इज टेकन एज t। तो एट टाइम t द पार्टिकल इज हियर, ठीक। व्हाट इज a, तो a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, तो ये हमारा a होता है। ए का मतलब है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, जहां तक ये पार्टिकल जा सकता है, कहाँ से, मीन पोजीशन से, ठीक है।
तो वो ए है हमारा। ओके, जो ओमेगा होता है, ओमेगा इज एक्चुअली 2 पाई/टी, या इसको हम बोल सकते हैं 2 पाई न्यू, है ना, वेयर न्यू इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव, और जो के है इसको हम बोलते हैं ओमेगा/सी, ठीक है ना, के इज कॉल्ड ओमेगा/सी, और इसको हम बोलते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ठीक, सी जो है वो वेलोसिटी ऑफ वेव है, जितनी वेलोसिटी से ये वेव आगे की तरफ जा रही है। ठीक, तो c इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव, ओमेगा जो है वो यही है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई न्यू, और c को लिख सकता हूँ न्यू लैम्डा, तो k को हम लिख सकते हैं 2 पाई/लैम्डा। ओके ना, तो k की एक वैल्यू ये भी है 2 पाई/लैम्डा, राइट, और दूसरा वैल्यू ओमेगा/c भी है, राइट। तो ये हमारी एक मैकेनिकल वेव की इक्वेशन है, जिसको चलने के लिए क्या चाहिए, एक मटेरियल मीडियम चाहिए। ओके, दिस वेव कैन नॉट मूव विदाउट द मीडियम और विदाउट अ कैरियर, यू कैन से। ठीक है, अच्छा, अब जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी ट्रांसवर्स नेचर की ही होती हैं। ओके, दे आर ऑल्सो हैविंग ट्रांसवर्स नेचर। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब कि जिस डायरेक्शन में वेव चलती है वाइब्रेशंस उसके परपेंडिकुलर होंगी। अब वो किस चीज़ की वाइब्रेशंस होंगी? ओके, तो जैसे यहाँ पे पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे थे, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें एक्चुअली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है विच इज़ वाइब्रेटिंग इन नेचर, विच इज़ वाइब्रेटिंग इन नेचर। ओके, तो जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है, मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस में वेव जा रही है, तो जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। मतलब अगर वेव एक्स एक्सिस में चल रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड एक्सिस में होगा। ओके, तो मतलब एक, अब हम कैसे बोलें कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ व्हाट, द वाइब्रेटिंग electric and magnetic field which are mutually perpendicular as well as perpendicular to the direction of propagation of wave। जिधर वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर है और आपस में भी परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, जैसा कि देखो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, तो इसमें आप देखो कि वर्टिकल में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड मान रहे हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल में जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड है, एंड द वेव इज गोइंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो इस टाइप से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम दिखाते हैं। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ, ग्राफ ऐसे ही होगा, बट यहाँ पे जो y था वो मैकेनिकल वेव में y इज डिस्प्लेसमेंट, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में y की जगह पे हम या तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाल देंगे या फिर मैग्नेटिक फील्ड डाल देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे a क्या था, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब इस डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर मान लो कि मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन लिखता हूँ, तो अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, और एक पॉइंट का और ध्यान रखना कि यहाँ पे जो x है ये रिप्रेजेंट करता है द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव। ओके, देखो अगर यहाँ पे x लिखा है, इसका मतलब कि वेव x एक्सिस में जा रही होगी। अब पॉजिटिव x में जा रही है या नेगेटिव x में जा रही है, तो ये यहाँ पे साइन बताता है। अगर ये नेगेटिव है, इसका मतलब द वेव इज गोइंग अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, और अगर यहाँ प्लस आता है तो इट मीन्स इट इज गोइंग अलोंग द नेगेटिव x एक्सिस। मतलब जो यहाँ पे साइन होगा उससे उल्टा आप मानोगे कि वेव चल रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे z लिख देता, इसका मतलब द वेव इज गोइंग अलोंग z एक्सिस। ओके, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि किस डायरेक्शन में वेव चल रही है। ओके, के की हेल्प से हम वेलोसिटी ऑफ वेव भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। और ये जो होगा ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा। अगर ये y लिखा जाए तो फिर हम यहाँ पे y नहीं लिख सकते, फिर यहाँ पे हम या तो x लिखेंगे या z लिखेंगे, इट इज परपेंडिकुलर टू दिस। ठीक है ना, तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लिखना है। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन कैसे लिखें, तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों का नेचर ऐसा ही होता है जैसे कि यहाँ पे y का नेचर है, मतलब कैसा, ऑसिलेटिंग नेचर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे y की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ। तो लेट अस से द इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, एंड दैट E इज इक्वल टू, क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, एम्पलीट्यूड इज E नॉट। ठीक है ना, दिस इज E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो देखो सिमिलर इक्वेशन है जो हमारे मैकेनिकल वेव में यूज होती है, वो ही यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज की है। हाँ, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस में वेव अगर जा रही है तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो या तो वाई एक्सिस में होगा या जेड एक्सिस में होगा। तो चलो अगर मैं मानता हूँ कि वाई एक्सिस में है तो मैं यहाँ पे वाई लिख दूंगा।
ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस। और व्हाट इज ई नॉट, तो ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है जो वाई एक्सिस में है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी में मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहता हूँ, तो अब हमें ये पता है कि इक्वेशन तो यही रहती है, तो यहाँ पे बी लिख देंगे, तो यहाँ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और देखो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर वेव एक्स में जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है, तो मैग्नेटिक फील्ड जेड में होना चाहिए, है ना। ये जरूरी है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में भी परपेंडिकुलर हो और जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके भी परपेंडिकुलर हो, राइट। ऐसा दिख रहा है ना, देखो जो आपके सामने एक एनिमेशन आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो उसमें आप देख रहे हो कि वेव कहाँ जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ऑसिलेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऑसिलेट कर रहा है। तो ये आपस में एक्चुअली क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो अगर मान लो आपसे कोई बोलता है कि राइट द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो आप ये दोनों लिखोगे, ओके, आप ये दोनों लिखोगे और दोनों मिला के, क्योंकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाती हैं। ऐसा क्या इनमें आपस में कोई रिलेशन भी है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आर दे रिलेटेड टू ईच अदर, तो यस दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द फार्मूला ई नॉट इज इक्वल टू सी टाइम्स बी नॉट, ओके। ई नॉट इज इक्वल टू सी टाइम्स बी नॉट। इसका अभी हम लोग डेरिवेशन भी कर लेंगे कि ये कैसे आता है, ओके। ई नॉट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड और बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, और सी जो है वो वेलोसिटी है किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है, सो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है वो मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के 3 इंटू 10⁸ टाइम्स होता है। इट्स वेरी हाई। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जो मेन कंपोनेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, बट नॉट एनर्जी वाइज। हम लोग देखेंगे कि एनर्जी वाइज ऐसा कुछ नहीं है, एनर्जी दोनों में बराबर होती है, बट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड इज मोर, ठीक है ना। जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ज़्यादा है मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। तो ये एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में। कई बुक्स में इसको सिंपली ई इज इक्वल टू सी बी भी लिख देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है वो। अच्छा, अब देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन होगी, ठीक है। अब और हमें क्या क्या पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, तो हमारे को एक तो सी पता होना चाहिए कि सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका फार्मूला क्या होता है, तो द फार्मूला ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेलोसिटी इज 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी है, ओके, थ्रू वैक्यूम। इसमें क्या आ रहा है, एक तो परमेबिलिटी आ रही है और एक क्या आ रही है, परमिटिविटी आ रही है। अच्छा, ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि वेलोसिटी शुड डिपेंड ऑन दिस प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज जो होती हैं ये होती हैं मीडियम की, ओके ना, जिसमें से कि वेव जा रही है। अब मान लो कि वेव जा रही है वैक्यूम में से, तो फिर वैक्यूम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है। और हम ये पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि अगर तुम कहीं पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहते हो तो फिर वहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है मीडियम की, जिसके कारण एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और उसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। तो ये आ गया परमिटिविटी, ठीक है ना, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने में इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट करता है एक्चुअली। और इसी तरीके से हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स में पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मीडियम की जो मैग्नेटिक फील्ड पे इफेक्ट डालती है उसको हम परमेबिलिटी बोलते हैं। तो क्योंकि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है, तो वो जहाँ से भी जा रही है तो उस मीडियम की वो प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिक फील्ड पे इफेक्ट डालती है वो भी यहाँ पे आनी चाहिए, और वो हमारी आ गई म्यू नॉट, ठीक है ना। तो अगर मान लो हम वैक्यूम में जा रहे हैं, अब हमारी वेव वैक्यूम में चल रही है, तो वैक्यूम में इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी दोनों हमने यहाँ पे लिख दी। तो जब आप यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी। अगर मान लो कोई और मीडियम होता नॉट वैक्यूम, तो फिर हम यहाँ पे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिखने के बजाय म्यू और एप्सिलॉन लिखते, ओके ना। तो ये किस में है, ये है इन वैक्यूम। और अगर हमारे को किसी और मीडियम में चाहिए तो फिर मैं इसको म्यू इंटू एप्सिलॉन लिख सकता हूँ, ओके, म्यू इंटू एप्सिलॉन। व्हाट इज म्यू,
परमेबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल मीडियम, जिसमें से कि वेव जा रही है ना। म्यू इज परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल मीडियम जिसमें से कि वेव चल रही है, एंड एप्सिलॉन इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम थ्रू विच द वेव इज पासिंग। ठीक है। अच्छा, इनकी वैल्यूज तो हमें पता ही है। वैक्यूम के अंदर इसकी क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और इसकी क्या होती है, इट इज़ आपको याद होगा 8.854 इंटू 10⁻12। तो जब आप ये वैल्यूज़ यहाँ पे डालते हो तो सी की जो वैल्यू आती है निकल के वो करीब आती है 2.9 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग सी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये कैसे आया, तो ये अभी थोड़ा सा आगे आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक, इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमारे को पता होनी चाहिए, क्योंकि एक तो इसमें इस टाइप का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है। इनको हम बोलते हैं ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। ये सब धीरे धीरे पता चल जाएंगे कि ये कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं हम। ओके। और ये वेव फिर बनी वो कैसे बनी होगी, तो वो सब चीज़ें भी आ जाएंगी। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये रिलेशन होता है, और ये वेलोसिटी ऑफ वेव होती है। राइट। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये वैसे तो हम इसको वेव बोल रहे हैं बार बार। ठीक है। बट इट हैज़ ड्यूअल नेचर, है ना। इसमें ड्यूअल नेचर होती है। जैसे आप लोग लाइट की बात करते हो। ओके। जब एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ली जाती है एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी की, तो दैट व्हेन फॉल ऑन अ रेटिना, so it can produce an image. Okay, so that particular electromagnetic wave that can produce image on a retina, that is called light wave. ठीक है ना। मतलब लाइट भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी की, एक सर्टेन वेवलेंथ की। ओके। और जब वो हमारे रेटिना पे पड़ती है तो ये एक इमेज फॉर्म करती है। ठीक। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लाइट बोलते हैं। ओके ना। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा ना, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ साइट। ठीक है ना, जो हमें देखने में मदद करती है, तो उसको हम लाइट बोलते हैं। ठीक। तो अब मेन पॉइंट ये आता है कि लाइट भी जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है। अच्छा, अगर लाइट से ज़्यादा या कम फ्रिक्वेंसी करते हैं, जैसे मान लो हम लेते हैं लाइट से लोअर फ्रिक्वेंसीज, तो फिर वो एक अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाएगी। ठीक है। और अगर लाइट से ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज लेते हैं तो वो एक अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन जाएंगी, जिनको कि हम देख नहीं सकते। ओके। तो देख तो हम लाइट को भी नहीं सकते, लेकिन जो ये हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी की वेव्स हैं, ये हमारी रेटिना के ऊपर इमेजेस को फॉर्म नहीं कर पाती। ओके। तो वो इनविजिबल हो जाती हैं एक तरीके से हमारे लिए। राइट। तो हैं तो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनविजिबल, इसका ध्यान रखना, क्योंकि यू कैन नॉट सी द लाइट बट यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स। ओके ना। तो इसलिए हैं ये सारी इनविजिबली, लेकिन वो पर्टिकुलर वेवलेंथ जो हमारी रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है, उसको हम लाइट बोल देते हैं। ठीक है ना। तो इस बात का जो है ध्यान रखेंगे। ओके। अच्छा, अब आगे चलते हैं। और जो मैं पॉइंट बता रहा था वो ये था कि जो लाइट है, जैसे लाइट में हम बोलते हैं कि ये ड्यूअल नेचर है ना। लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर, उसको हम पार्टिकल नेचर भी मानते हैं और उसको हम वेव नेचर भी मानते हैं। ठीक। तो अगर हम उसको वेव नेचर मान रहे हैं, तो हमें पता है कि उस वेव में एक सर्टेन एनर्जी होगी। ओके। और अगर हम उसमें पार्टिकल नेचर मानते हैं, तो फिर हम उस पार्टिकल की एनर्जी की बात करते हैं, जिसको हम फोटोन बोलते हैं, है ना। दैट इज कॉल्ड फोटोन। राइट। तो अब अगर आपको याद हो कि जब एक कोई पार्टिकल है, जब कोई भी पार्टिकल चलता है, तो इट एक्ट्स लाइक ए वेव, और उसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट लैम्डा वाज इक्वल टू एच अपॉन पी। याद आया? lambda is equal to h upon p, wavelength associated with the particle. Okay, so that is h upon p. अच्छा, अब उसी फोटोन की एनर्जी को हम ऐसे भी लिखते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू, या फिर एच सी बाय लैम्डा, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये फोटोन की एनर्जी होती है जब हम इसको पार्टिकल के तरीके से कंसीडर कर रहे हैं। चलो, अब हम एक काम करते हैं कि यहाँ से लैम्डा की वैल्यू इधर डाल देते हैं। तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। व्हाट इज लैम्डा? H डिवाइडेड बाय P। तो देखो H कैंसिल होकर ये बन जाएगा P इंटू सी। सो P इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय C।
तो देखो यहाँ से एक चीज़ ये पता चल रही है कि किसी भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक मोमेंटम भी होता है p, ओके ना, वन मोमेंटम इज देयर p एंड दैट इज इक्वल टू e बाई सी। e क्या है? e इज द एनर्जी ऑफ वन पैकेट मीन्स वन फोटोन। ओके देखो, इट इज नॉट ओनली लाइट which has dual nature. All the electromagnetic waves can be considered to have dual nature. Okay, तो जब अगर हम उसको पार्टिकल के तरीके से मानते हैं तो फिर दे मस्ट कैरी सम मोमेंटम, क्योंकि पार्टिकल जब चलेगा तो कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा उसका। तो व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल? सो इट इज गिवन बाय दिस p इज इक्वल टू ई बाई सी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, p इज इक्वल टू ई बाई सी। ठीक है, अच्छा इसमें भी ना एक कंडीशन है जो हम लोग जो जिसके बारे में थोड़ा सा तुम्हें बता दूंगा। ओके, वो कंडीशन ये है कि ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ तभी लगता है जब रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल जीरो हो। ओके, रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। तो फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है, इसलिए ये इक्वेशन लग रही है। अगर किसी पार्टिकल का रेस्ट मास जीरो नहीं है तो फिर हम ये इक्वेशन नहीं लगाते। ठीक है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहे हैं तो फिर वहाँ पे तो रेस्ट मास जीरो नहीं होता इलेक्ट्रॉन का, तो फिर वहाँ पे ये नहीं लगाना। ओके, तो हम लोग अभी सिर्फ फोटोन की बात कर रहे हैं, हुज रेस्ट मास इज जीरो, ये इसकी कंडीशन है। ठीक है, अच्छा अब पॉइंट ये आता है कि क्या ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जब ये चलती हैं तो डू दे कैरी सम मोमेंटम? तो यस, उनमें मोमेंटम होगा। कितना होगा? इट इज ई बाई सी। ठीक है ना, ये उसका मोमेंटम होगा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर ये जाके किसी और सरफेस से टकराएंगी तो फिर क्या ये फोर्स लगा पाएंगी उस सरफेस पे? तो यस, दे कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन द सरफेस ऑन विच दे विल फॉल। जैसे क्या जब लाइट मिरर पे पड़ती है तो मिरर पे फोर्स लगता होगा? तो यस, ओके, बिल्कुल लगता होगा, राइट। क्यों लगता होगा? तो उसका कारण है कि हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कि जब भी किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है तो कौन करता है मोमेंटम चेंज? फोर्स। इसका मतलब कि जब लाइट मान लो मिरर पे गिरती है, देखो अलग अलग टाइप के फिनोमिना होते हैं जब लाइट किसी भी मटेरियल पे गिरती है। अब फिनोमिना का मतलब जैसे एक मटेरियल ऐसा है जो पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वहाँ पे 100% एब्जॉर्प्शन हो रही है। ठीक है, अच्छा दूसरा एक ऐसा है जो पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, जैसे मिरर हो गया, तो वहाँ पे 100% रिफ्लेक्शन हो रही है, राइट। एब्जॉर्प्शन हो है तो मान लो जब रेडिएशंस आ रहे थे तो उनमें मोमेंटम p था। अब वो मोमेंटम कहाँ चला गया? जब मटेरियल ने सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया तो फिर वेयर द मोमेंटम हैज गॉन, सो ऑल द मोमेंटम इज एब्जॉर्ब्ड एंड दैट इज रिड्यूस टू जीरो। तो एब्जॉर्प्शन के केस में जो फाइनल मोमेंटम है वो कितना हो गया? जीरो। चेंज हुआ ना मोमेंटम, जब रेडिएशंस आ रहे थे इतना मोमेंटम था, जब एब्जॉर्ब हो गया मोमेंटम इज जीरो। इसका मतलब मोमेंटम चेंज हुआ। किसने किया होगा? फोर्स ने। किसका फोर्स? उस मटेरियल का फोर्स जो रेडिएशन पे लग रहा है, ओके ना, जिसके कारण रेडिएशन का मोमेंटम चेंज हुआ है। अब जितना फोर्स मटेरियल रेडिएशन पे लगाएगा तो फिर उतना ही फोर्स रेडिएशन भी मटेरियल पे लगाएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन, है ना। तो जब भी रेडिएशंस टकराते हैं किसी मटेरियल से तो जब मोमेंटम में चेंजेस आते हैं तो वहाँ पे फिर फोर्स जनरेट होता है। मटेरियल रेडिएशंस पे फोर्स लगाता है और जो रेडिएशंस हैं वो मटेरियल पे फोर्स लगाते हैं। ठीक है ना, तो इसी तरीके से जब मिरर के केस में होता है, अब मान लेते हैं कि सामने मिरर है और इधर से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आई। अब वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं टकरा के और फिर वापस चली गई, तो इसका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम नहीं है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई, है ना। और जब मोमेंटम चेंज हुआ इसका मतलब फोर्स आया होगा। किसने लगाया होगा? मिरर ने रेडिएशंस पे। अब जितना फोर्स मिरर ने रेडिएशंस पे लगाया होगा तो फिर उतना ही फोर्स रेडिएशंस ने मिरर पे भी लगाया होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग लेकर चलते हैं कि कितना रेडिएशन प्रेशर या रेडिएशन फोर्स जनरेट हो सकता है। तो पहले तो हम उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आगे भी काम आनी है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि हाउ द रेडिएशन फोर्स और रेडिएशन प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो लेट अस सी दैट। अच्छा देखो, जब हमारे को रेडिएशन का फोर्स या रेडिएशन का प्रेशर निकालना होता है तो हमारे को एक तो इनिशियल मोमेंटम चाहिए
और फिर मोमेंटम चेंज पर सेकेंड इज कॉल्ड फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, है ना। तो अब ये चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखो जैसे मान लो कि एक ये कोई एक ये सरफेस है, ये कोई एक बॉडी है जिसपे कि प्रेशर निकालना है मेरे को रेडिएशन का, ओके। और ये रेडिएशंस फॉल कर रहे हैं, लेट अस से दे आर फॉलिंग नॉर्मली, ठीक है, द रेडिएशंस आर फॉलिंग नॉर्मली। और इसका जो एरिया है, दिस एरिया इज ए, ये क्या है, एरिया ऑफ सरफेस जिसपे कि रेडिएशंस फॉल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब रेडिएशंस फॉल करते हैं तो रेडिएशंस का तुम्हें क्या गिवन होगा, तो रेडिएशंस की नॉर्मली इंटेंसिटी दी जाती है कि दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस। अब ये इंटेंसिटी क्या है, तो इंटेंसिटी का मतलब होता है द एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम थ्रू अ इमेजिनरी सरफेस प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ रेडिएशंस। मतलब जैसे देखो, मान लेते हैं कि रेडिएशंस ना ऐसे जा रहे हैं, जैसे चलो यही मान लो कि यही रेडिएशंस है, ओके। अब ये नीचे जा रहे थे और इनके रास्ते में मैंने एक एरिया रख दिया। अब रेडिएशंस तो एनर्जी कैरी करते हैं, तो अब यहाँ से एनर्जी पास करेगी इस एरिया में से, तो दैट एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी, ओके। तो इंटेंसिटी को अगर मैं आई से रिप्रेजेंट करता हूँ, सो दिस इज एनर्जी ई पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ओके ना, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसका मतलब इंटेंसिटी की यूनिट्स क्या बनेंगी, तो इंटेंसिटी की यूनिट्स बनेंगी, एनर्जी की यूनिट्स क्या होती हैं, जूल, एरिया की मीटर स्क्वायर, टाइम की सेकेंड, है ना, मैंने ऐसा यूनिट्स लिए हैं। एंड यू नो जूल पर सेकेंड इज वॉट, तो इंटेंसिटी की यूनिट हो गई वॉट पर मीटर स्क्वायर, ओके ना, वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसी इंटेंसिटी को देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट इंटेंसिटी इज इक्वल टू, बिकॉज एनर्जी अपॉन टाइम इज पावर, सो इट इज पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया, क्योंकि पावर क्या होता है, पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, ओके। तो ये हमें बताते हैं, मान लो अगर मैं पावर बोलता हूँ 100 वाट, तो इसका मतलब होता है 100 जूल पर सेकेंड, ओके ना, 100 जूल पर सेकेंड। और अब अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ से 100 वाट पावर, ओके, आ रही है, तो इसका मतलब कि एक सेकेंड में 100 जूल एनर्जी पास करेगी, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं एरिया को ऊपर ले जाता हूँ तो यू विल गेट द टोटल पावर रिसीव्ड बाय द एरिया, है ना, एरिया को ऊपर ले जाए। अदरवाइज इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया, ओके। अब अगर मान लो आपसे बोला जाए कि भी एक जगह की इंटेंसिटी है 10 वाट पर मीटर स्क्वायर, ओके, 10 वाट पर मीटर स्क्वायर, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये होगा कि अगर मैं एक 1 मीटर स्क्वायर का, मान लो कि ये एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, और ये रेडिएशंस के बीच में मैंने रख दिया, तो यहाँ से जो एनर्जी क्रॉस होगी वो 10 वाट होगी, तो 10 वाट का मतलब 10 जूल पर सेकेंड। इसका मतलब अगर ये एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो यहाँ से 10 जूल एनर्जी पर सेकेंड क्रॉस होगी। तो जब इस एरिया में से 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से एक सेकेंड में 10 जूल एनर्जी क्रॉस हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं दैट इंटेंसिटी इज 10 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो एनर्जी के लिए इंटेंसिटी के लिए सॉरी, या तो ये फॉर्मूला याद रखो या ये रखो, ये है एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और ये है पावर अपॉन एरिया, ठीक है ना। तो इसकी हेल्प से अब हम देखो कैलकुलेशंस कर सकते हैं। देखो कैसे, भाई मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है इंटेंसिटी मेरे को गिवन है, तो आई इज गिवन, इंटेंसिटी इज गिवन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को ये पता है कि जो इस रेडिएशंस का जो प्रेशर होता है, सॉरी जो मोमेंटम होता है, प्रेशर तो बाद में निकलेगा, मोमेंटम होता है, तो मोमेंटम देखो ये होता है ई बाई सी, सो द मोमेंटम ऑफ रेडिएशंस इज ई डिवाइडेड बाई सी, ये मोमेंटम है, ठीक है। इसको मैं स्मॉल पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो स्मॉल पी इज ई डिवाइडेड बाय सी, ठीक। अब इस मोमेंटम का क्या होगा, तो या तो ये मोमेंटम एब्जॉर्ब होगा, है ना, क्योंकि अब चलो पहला कैसे ही मानते हैं कि इस सरफेस ने या जो भी ये बॉडी है उसने सारे के सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया। तो मैं मान लेता हूँ इफ 100%
एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, ठीक है ना भाई, 100% एब्जॉर्प्शन हो गया, तो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, सो फाइनल मोमेंटम विल बी 0। भाई जब रेडिएशन आ रहे थे तो इतना मोमेंटम था, और जब इन एब्जॉर्ब हो गए तो ये मोमेंटम है, तो कितना मोमेंटम चेंज हुआ, सो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, तो दैट इज डेल्टा पी, तो इतना ही हो गया है ना, दिस माइनस दिस करोगे तो ये आ जाएगा ई बाई सी, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, सो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अच्छा ई कहाँ से निकालें, तो ई निकालने के लिए देखो ये रहा मेरा इंटेंसिटी, क्योंकि इंटेंसिटी गिवन है तो ई नहीं गिवन, तो यहाँ से ई निकालें तो क्या आएगा, आई इंटू ए इंटू टी, तो एनर्जी यहाँ से निकाल के इसमें डाल देते हैं, आई इंटू ए इंटू टी, तो यहाँ डालें तो आई इंटू ए इंटू टी डिवाइडेड बाई सी, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब आप एक काम करो कि टाइम को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू आई ए बाई सी। अब आप देखो ये क्या बना, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, इसी को तो फोर्स बोलते हैं भाई। हमारा जो न्यूटन सेकंड लॉ था वो क्या था, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, है ना, या डी पी बाई डी टी, तो ये वही तो बन गया डेल्टा पी बाई, बस मैंने डेल्टा टी ना लिख के टी लिख दिया है, डेल्टा टी लिख लो, क्योंकि व्हाट इज टी, एक टाइम इंटरवल है, तो उसको तुम डेल्टा टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने यहाँ पे टाइम इंटरवल को टी लिख दिया है, ठीक है। तो डेल्टा पी बाई टी मतलब चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड फोर्स। तो देखो फोर्स आ गया, कितना फोर्स रेडिएशंस ने इस बॉडी पे या सरफेस पे लगाया होगा, उतना ही फोर्स इस सरफेस में रेडिएशन पे भी लगाया होगा, क्योंकि ये तो इक्वल और अपोजिट होते हैं, है ना। तो देखो फोर्स आ गया हमारे पास, ओके। व्हाट इज द फोर्स, फोर्स इज, यहाँ से इधर लिख देते हैं इसे, सो जो फोर्स आ रहा है वो आ रहा है हमारा आई ए डिवाइडेड बाई सी, सो दिस मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सरफेस, ठीक। अच्छा इसमें एरिया को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ एफ बाई ए, तो ये आ जाएगा सिंपली आई बाई सी, एंड व्हाट इज एफ बाई ए, याद करो फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर, तो ये आ गया रेडिएशन प्रेशर, सो रेडिएशन प्रेशर इज आई बाई सी, तो ये रेडिएशन प्रेशर है, ये फोर्स है, किस केस में, इस केस में, ठीक है ना। इसको आप लिख सकते हो केस 1, if 100% absorption is taking place, ठीक है। अच्छा अब आप सोचो कि अगर इसी केस में 100% एब्जॉर्प्शन की जगह रिफ्लेक्शन होता तो फिर क्या आता आंसर, तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि इनिशियल मोमेंटम इज ई बाई सी एंड फाइनल मोमेंटम विल नॉट बी जीरो बट इट इज माइनस ई बाई सी। वाई माइनस ई बाई सी, क्योंकि जितने मोमेंटम से रेडिएशन आ रहे हैं उतने से ही वापस चले जाते हैं, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का मतलब दे विल रिट्रेस देयर पाथ उल्टी डायरेक्शन में, है ना। तो फिर वहाँ पे आ जाएगा माइनस ई बाई सी। तो आप सोचो कि कहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे, तो वी कैन सी। तो अब केस 2 में यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है ना। केस 2 ओके, इफ 100% reflection is taking place, so what is initial momentum, E by C, what is final momentum, minus E by C, what is change in momentum in magnitude, so this minus this कर दो या this minus this कर दो, magnitude वाइज निकाल रहे हो तो दोनों को जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 2E by C, है ना। दिस इज 2E by C, चेंज इन मोमेंटम इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा E यहीं से निकालेंगे IAT, तो इसको यहाँ डाल देते हैं, सो इट इज 2IAT डिवाइडेड बाई C, T को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो डेल्टा P बाई T इज 2IA बाई C एंड दिस क्वांटिटी इज फोर्स अगेन, तो फोर्स इज इक्वल टू 2IA बाई C। ये जो फोर्स है ये इस केस से डबल आ रहा है, और अगर मैं एरिया को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो फिर आई विल गेट द प्रेशर,
ठीक है ना, तो ये प्रेशर रहेगा। ध्यान रखना दिस फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर। अब पी कई जगह पे हो गया है, ठीक है, तो जरा टेक केयर। यहाँ पे पी जो था ये एनर्जी अपॉन टाइम था, ये पावर था, तो मैं इसको लिख देता हूँ पावर, या मैं इसको प्रेशर भी लिख देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज प्रेशर। अब यहाँ से भी ऐसी फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर, सो देयरफॉर प्रेशर इज इक्वल टू 2I/c। सो दिस इज द रेडिएशन प्रेशर, है ना। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं भाई इसको। ओके, कई बार पार्शियल भी होता है। अब ये जो पार्ट है देखो, 100% एब्जॉर्प्शन वगैरह जो है ये तो आ सकता है, आपको स्कूल में भी आ सकता है, नीट में भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ तक तो चलता है। लेकिन अब कई बार क्या होता है कि वो लोग ऐसे दे देते हैं कि कुछ एब्जॉर्प्शन हो रहा है और कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा है, ओके, या 100% एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, ओके, या 60% रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, तो जरा वो चीज़ देख लेते हैं, वो एंट्रेंस में तुम्हारे को काम आ जाएगी। अच्छा देखो, अब हम ये चीज़ कंसिडर करते हैं कि अगर 100% रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा और 100% रिफ्लेक्ट भी नहीं हो रहा, मतलब कुछ पार्शियली एब्जॉर्ब हो रहा है और पार्शियली रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे ना कुछ कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन दिए जाते हैं। ओके, मतलब क्या है, देखो ये चीज़ समझने वाली है कि मान लेते हैं जैसे कि कोई ये एक सरफेस है, ठीक है, अब यहाँ से कोई एक रेडिएशन आ रही है जिसकी एनर्जी है ई, ओके, या इंटेंसिटी की टर्म्स में भी आप निकाल सकते हो, तो एनर्जी की टर्म्स में निकाल लेते हैं, भाई एनर्जी है ई। अब इसमें से कुछ पार्ट्स तो अंदर ही एब्जॉर्ब हो गया, इसको मैं लिख देता हूँ ई ए, और बाकी का जो है वो वापस रिफ्लेक्ट हो गया, जिसको मैं लिख देता हूँ ई आर, ठीक है ना। ई टोटल एनर्जी है जो उसमें फॉल कर रही थी, ई ए वो एनर्जी है जो इसने एब्जॉर्ब कर ली, और ई आर वो एनर्जी है जो इसने रिफ्लेक्ट कर दी। अब एक बार तो पक्का है कि जो ई होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, सो ई इज इक्वल टू ई आर प्लस ई ए। नहीं, जो टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो किसके बराबर होगी, जितनी एनर्जी फॉल कर रही थी, है ना, तो ये इनके सम के बराबर है। अच्छा, अगर मैं ई को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो आ जाता है 1 इज इक्वल टू ई आर अपॉन ई प्लस ई ए बाई ई। अब ये जो रेशो है द एनर्जी रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, तो इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी रिफ्लेक्टेड, और ये हमें बताता है द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूं तो फिर ये आ जाएगा परसेंटेज ऑफ द टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड टोटल एनर्जी रिफ्लेक्टेड, परसेंटेज में आ जाएगी फिर ये, है ना, द परसेंटेज ऑफ द टोटल एनर्जी रिफ्लेक्टेड बैक एंड दिस इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे R और इसको हम बोलेंगे A। तो एक्चुअली 1 इज इक्वल टू R प्लस A। R हमें बताएगा कि कितनी द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी रिफ्लेक्टेड इज गिवन बाय R। मान लेते हैं कि किसी जगह पे R की वैल्यू 0.7 दी गई है, इसका मतलब ये है कि जितनी टोटल एनर्जी फॉल करेगी उसका 70% जो होगा वो रिफ्लेक्ट होगा, और इसका मतलब कि फिर एब्जॉर्ब कितना हो गया, तो बाकी का 30%, है ना। तो R की हेल्प से हम A निकाल सकते हैं, A की हेल्प से हम R निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का सम किसके बराबर है, 1 के बराबर है, राइट। अब देखो, अगर मान लो कि यहाँ पे 100% एब्जॉर्प्शन हो रहा था, तो इस केस में ये फोर्स आ रहा था, ठीक है। अब मान लो 100% एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, ओके, 0.7 दिया गया है कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो फिर ये जो फोर्स होगा वो 0.7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। भाई जब 100% है, 100% का मतलब 1, तो इट इज़ 1 टाइम्स ऑफ आई ए बाई सी। अब अगर मान लो कि एब्जॉर्प्शन जो है वो 100% नहीं है, बस 70% है, तो फिर ये फोर्स भी तो 70% रह जाएगा, तो जितना कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा उससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये वाला जो फोर्स है, अगर मैं इसको लिख देता हूँ एफ ए, इसको मैं लिख देता हूँ एफ आर, है ना, फोर्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन एंड फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन। तो अगर आपको ए और आर गिवन है तो फिर फोर्स की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। तो देखो अब टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि ए दिया हुआ है आपको, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज ए, तो अगर ए है, अगर ए 1 है तब तो ये हो गया, लेकिन अगर ए 1 नहीं है, मान लेते हैं 0.7 है, तो फिर फोर्स भी तो 0.7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 70% एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो फिर फोर्स भी 70% रह जाएगा, है ना। तो फिर यहाँ पे हम इसको ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दी फोर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन विल बी
ए टाइम्स आई ए बाय सी। ओके, और अगर रिफ्लेक्शन का कोफिशिएंट आर दिया हुआ है तो वो हो जाएगा हमारा आर टाइम्स 2ia/c। तो नाउ दिस इज द टोटल फोर्स। जब कुछ एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन के कारण इतना फोर्स जनरेट हो रहा है, और कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्शन के कारण इतना फोर्स जनरेट हो रहा है ना। ए और आर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए और आर की वैल्यू गिवन होगी, वैसे नॉर्मली एक की दी जाती है, नॉर्मली आर दिया होता है। तो जब आर दिया हुआ है तो ए क्या आ जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, है ना। ए दिया हुआ है तो आर आ जाएगा, राइट। तो अब ये टोटल फोर्स हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे ए को आर के टर्म्स में अगर लिख देता हूँ तो व्हाट इज ए, 1 माइनस आर, यहाँ डाल देते हैं तो एफ आ जाएगा 1 माइनस आर आई ए बाई सी प्लस ये आ जाएगा 2r आई ए बाई सी। ठीक, अब इसमें से आई ए बाई सी कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या आएगा, इट इज़ 1 माइनस आर प्लस 2r आई ए बाई सी। तो अब आप देखो कि जो टोटल फोर्स की वैल्यू है, अब देखो क्या आ गई। नाउ द टोटल फोर्स विल बिकम 1 प्लस आर आई ए बाई सी। तो ये मेरा अब फोर्स आ गया है। और इस केस में जब पार्शल रिफ्लेक्शन और पार्शल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, तो आर तुम्हारे को गिवन होगा, फ्रैक्शन है ये, ओके, 1 से छोटा होगा हमेशा, ज़्यादा से ज़्यादा आर 1 हो सकता है, ठीक है। अगर आर 1 है इसका मतलब 100% रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, जो हमने पहले ये वाला केस जो किया था, इफ 100% रिफ्लेक्शन, इसका मतलब हियर व्हाट इज आर, आर इक्वल टू 1, ए 0 हो जाएगा, है ना। तो इन दिस केस आर विल बी 1 एंड ए इक्वल टू 0। वाई, बिकॉज रिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो रहा है, 100% है, तो फिर एब्जॉर्प्शन तो कुछ होगा नहीं। और जो सबसे पहला वाला था 100% एब्जॉर्प्शन में, तो यहाँ पे ए इक्वल टू 1 आ जाएगा और आर इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो इससे हमारे को एक्चुअली ए और आर से हमें पता चल जाता है कि कितने परसेंट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कितने परसेंट रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अगर पार्शल एब्जॉर्प्शन रिफ्लेक्शन है तो ये आ जाता है आंसर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ओके, और वो पॉइंट ये है कि यहाँ पे हमने जो रेडिएशंस लिए थे वो लिए थे जो कि नॉर्मली फॉल कर रहे हैं, ओके। तो तुम देखोगे कि जनरली जो 99% क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे कि दे आर फॉलिंग नॉर्मली, ओके, नॉर्मली फॉल कर रहे हैं। और अगर मान लो ये किसी एंगल पे आते हैं तो फिर उस केस में थोड़ा सा हमारे को चेंज करना पड़ेगा, ओके। जो आईआईटी एडवांस में ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो एक चीज़ वो और बता देता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, अब ये जो पार्ट है ये आईआईटी एडवांस के लिए ही कहलाएगा, ओके, और उन लोगों को ही बेसिकली देखना भी चाहिए। बाकी के लोग जो इसका फाइनल आंसर है उसको याद रख लेना। आईआईटी मेंस में हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तुम्हारे को, या नीट में कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें कि फाइनल जो आंसर है वो आप लगा पाओ, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं समझाने जा रहा हूँ कि अगर मान लो कि रेडिएशंस किसी एंगल पे आते हैं तो उस केस में ये कितना प्रेशर या फोर्स लगाते हैं, ओके। देखो इस केस में जो मेन चीज़ है वो क्या चेंज हो रही है, जैसे अभी आपको ये बताया था कि इंटेंसिटी क्या होती है। तो इंटेंसिटी इज एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ओके। एक एरिया हमने रखा है और किस डायरेक्शन में रखा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ़ यू प्लेस एन एरिया परपेंडिकुलर टू और नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ओके। जैसे रेडिएशन यहाँ से आ रहे हैं तो इसके आपने परपेंडिकुलर एक एरिया रख दिया, और अब हम इसमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया विच इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द रेडिएशंस पर यूनिट टाइम, ओके। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना कि जो एरिया है ये रेडिएशंस के परपेंडिकुलर रखा होना चाहिए, ओके। अगर हम इन्हीं रेडिएशंस को किसी एंगल पे ले आते हैं, इंटेंसिटी कैसे निकालें, तो उसका तरीका ये होगा कि अब आप जैसे मान लो ये हमारा एरिया है, ये वाला एरिया मैंने यहाँ पे बनाया। अब इस एरिया का तुम्हें प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा इस रेडिएशन के परपेंडिकुलर, ओके। इसको मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। जैसे मान लो पहले ये था मेरा एरिया और जो लाइट है वो इधर से आ रही थी, ओके, ये वाला। अब लाइट आ रही है किसी एंगल पे, ओके, किस एंगल पे आ रही है, मान लो ये एंगल है थीटा, ओके। अब अगर ये एरिया ए है तो इसका कंपोनेंट निकालो इसके परपेंडिकुलर, मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में, ओके, ये जो डायरेक्शन है, ठीक है। अब अगर मान लो कि ये एरिया ए है
तो आप देखो कि अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे ये एंगल भी थीटा आ रहा होगा। यू कैन सी दिस, ये 90 है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा बनेगा, और अगर ये पूरा 90 है तो 90 माइनस थीटा है थीटा। ओके, तो ये एंगल थीटा है, थीटा आएगा। तो अगर ये ए है तो ये बन जाएगा ए कॉस थीटा। तो अब जब आप इंटेंसिटी कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे ए की जगह तुम्हें ए कॉस थीटा लेना चाहिए। तो नाउ द इंटेंसिटी विल बी ई डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा इंटू टी। ओके ना, एरिया का वो कंपोनेंट ले लो जो जो रेडिएशंस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो उस केस में अब आप देख सकते हो कि इंटेंसिटी में चेंजेस आ गए। ओके, अब आप यहाँ से ई निकालो तो ई आ जाएगा आई ए, है ना, आई ए cos theta into t. Now this is the energy that will fall on this surface, है ना। अब देखो एनर्जी जो है वो चेंज हो गई। पहले कितनी एनर्जी आती है, अगर मैं यहाँ से निकालता तो आई इंटू ए इंटू टी। ठीक है, अगर वही इंटेंसिटी हमने किसी एंगल पे डाल दी तो आप देखोगे कि जो एनर्जी इस सरफेस के ऊपर आ रही है ना वो चेंज हो गई है एक्चुअली। ओके, अब जब ये एनर्जी चेंज हो गई तो अब क्या होगा, तो अब आप देखो कि जब मैं ये वैल्यू यूज़ करूँगा कैलकुलेशन में तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप देखो कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं ना। व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? इनिशियल मोमेंटम इज हमने निकाला था ई बाई सी, है ना। दिस इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द रेडिएशंस, ई बाई सी। अच्छा, व्हाट इज फाइनल मोमेंटम? तो फाइनल मोमेंटम इज जीरो। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है फिर से कि देखो ये इनिशियल मोमेंटम था इसका, ओके, और ये मोमेंटम जीरो हो गया है। इसका मतलब कि ये मोमेंटम जीरो कैसे होगा, जब यहाँ पे इसी डायरेक्शन में कोई फोर्स लगे। मतलब ये जो सरफेस है अब वो इस डायरेक्शन में एक फोर्स जनरेट करेगा जिसके कारण इसका ये जो मोमेंटम है वो कम हो जाएगा, है ना। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सामने से कोई एक बॉडी आ रही है, अब मेरे को उस बॉडी को रोकना है तो मुझे उल्टा फोर्स लगाना पड़ेगा ना। जिधर उसका मोमेंटम है उससे उल्टा फोर्स लगा दो तो उसका मोमेंटम कम हो जाएगा, और अगर मान लो मैं कंटिन्यूसली फोर्स लगाऊं तो मोमेंटम जीरो भी हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ है कि यहाँ से ये रेडिएशंस आ रहे थे, इसको रोकना है। रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है, रोकना, है ना। एब्जॉर्ब कर लिया मतलब फाइनल मोमेंटम इज जीरो। तो इस मोमेंटम को जीरो करने के लिए ये जो सरफेस है वो इधर की तरफ एक फोर्स लगाएगा उल्टी डायरेक्शन में, जो इसके मोमेंटम को कम करके जीरो कर दे। अब अगर ये सरफेस इस रेडिएशन पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है तो फिर ये रेडिएशन इस सरफेस पे उल्टा फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में। तो इस रेडिएशन का जो फोर्स होगा वो इधर होगा ऐसे F। ओके, अब वो फोर्स कैसे निकालेंगे, तो वही चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो पहले आप इनका चेंज निकालो। व्हाट इज डेल्टा पी? तो डेल्टा पी ये आ जाएगा E डिवाइडेड बाय C। E की वैल्यू ये है, सो दिस इज आई ए cos थीटा इंटू टी डिवाइडेड बाई सी। अब टाइम को फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम विल बी फोर्स। वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट फोर्स विल बी आई ए cos थीटा डिवाइडेड बाय सी। तो देखो फोर्स की वैल्यू चेंज हो गई, पहले आ रहा था आई ए बाई सी, अब आ रहा है आई ए cos थीटा बाई सी। ठीक है ना। अच्छा, ये फोर्स है जो सरफेस ने रेडिएशंस पे इधर लगाया होगा और रेडिएशन ने सरफेस पे इस डायरेक्शन में लगाया होगा। अब इस फोर्स के कारण इस एरिया पे एक प्रेशर जनरेट होगा। अब वो प्रेशर कितना होता है, सो दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। अब वहाँ पे ध्यान दो, अब प्रेशर का कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम किसी सरफेस पे किसी एंगल पे फोर्स लगाते हैं तो हम फोर्स का कंपोनेंट निकालते हैं एरिया के परपेंडिकुलर, एंड दैट परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज द प्रेशर। तो अब यहाँ पे अगर मेरे को प्रेशर कैलकुलेट करना है तो इस फोर्स से नहीं निकालेंगे, ओके। इस फोर्स का फिर एक कंपोनेंट निकालना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में इस एरिया के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। अब देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। अगर मैं लिखता हूँ ये एफ परपेंडिकुलर है, तो अगर ये एफ है, ये एंगल थीटा है, तो ये एफ परपेंडिकुलर बन जाएगा एफ कॉस थीटा। Now you take this component of force divided by area, so that will become the pressure, okay ना। तो अब वो प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है, तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं।
Okay, so that pressure is equal to force perpendicular divided by area. Now what is force perpendicular? This है ना, force perpendicular, sorry, this F cos theta. So F cos theta divided by area, और F हमने निकाला था I A cos theta by C, इसको यहाँ डाल देते हैं. So pressure will be equal to F की जगह I A cos theta, अब cos थीटा इसमें भी है, cos थीटा इसमें भी है, तो ये cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा. सो दिस इज I A cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय C, और ये एरिया, तो A कैंसिल हो जाएगा. और देखो कि आंसर क्या आया. सो दिस विल बी I cos स्क्वायर थीटा बाय C, है ना. पहले क्या आ रहा था I बाय C, अब क्या आ रहा है I cos स्क्वायर थीटा बाय C. तो नाउ द प्रेशर विल बी I cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय C. तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा प्रेशर के लिए इन दिस केस. इस केस में जब रेडिएशंस किसी एंगल पे आ रहे हैं एंड नाउ दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस, ठीक है ना. तो चेंज हो रहा है थोड़ा सा आंसर, है ना. तो इसमें दो कॉन्सेप्ट्स ध्यान रखने हैं कि हमने उतनी ही इंटेंसिटी को अगर किसी एंगल पे इंसिडेंट किया है तो जो एनर्जी इसके ऊपर गिर रही है वो चेंज हो जाएगी. ओके, तो अब एक केस ये देखते हैं कि अगर इसी केस में रिफ्लेक्शन हो जाए तो क्या होगा. तो फिर ये रेडिएशंस यहाँ से आके इधर चले जाएंगे, है ना. तो फिर उस केस में हम फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे. ओके, तो नाउ लेट अस सी दैट. अच्छा स्टूडेंट, अब देखते हैं कि अगर किसी एंगल पे रेडिएशंस आ रहे हैं और वो रिफ्लेक्ट होते हैं सेम एंगल पे, तो उस केस में फोर्स और प्रेशर कैसे कैलकुलेट करें. तो देखो, मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक सरफेस है और इसके ऊपर रेडिएशंस फॉल करते हैं, ठीक है. एंड लेट अस से दे आर कमिंग लाइक दिस एट एन एंगल थीटा, और ये इधर चले जाते हैं सेम एंगल थीटा पे. ओके, लाइक दिस. अब हमारा तरीका क्या होगा सॉल्व करने का. तो देखो, इसमें अगर मैं इसको इनिशियल मोमेंटम बोलता हूँ और ये मेरा फाइनल मोमेंटम है, ठीक है, P. दोनों की वैल्यू तो सेम ही होगी क्योंकि हमें मान रहे हैं कि 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है एंड देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी. अच्छा ध्यान रखना वैसे कि जब भी रेडिएशंस रिफ्लेक्ट होते हैं या रिफ्रैक्ट होते हैं तो दोनों में एक चेंज आता है. ओके, जब भी रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जिस मीडियम से आई थी लाइट या रेडिएशंस वो उसी मीडियम में ही वापस जा रहे हैं. तो जब मीडियम में कोई चेंजेस नहीं आते तो फिर वेलोसिटी में भी चेंजेस नहीं आते. ओके, तो मतलब जितनी वेलोसिटी से ये आ रहे थे उतनी वेलोसिटी से ये जा रहे हैं. इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई ये दोनों मोमेंटम जो है वो क्या है, इक्वल है. ओके, अच्छा, मोमेंटम का फार्मूला क्या था. सो इट वाज E बाई सी, है ना. तो इनिशियल और फाइनल दोनों मोमेंटम की वैल्यू सेम होगी, है ना. अच्छा, अब हमें करना ये चाहिए कि इनके मेरे को क्या निकालना होता है. देखो, फोर्स निकालने का मतलब है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, डेल्टा P बाई डेल्टा T, है ना. ये मेरा एम है, फोर्स कैलकुलेट करना है. तो चेंज इन मोमेंटम निकालना है मेरे को. तो अब ये इनिशियल मोमेंटम है, ये फाइनल मोमेंटम है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो कितना मोमेंटम चेंज हुआ, अब ये मैं कैसे निकालूं. तो इसका तरीका ये हो सकता है कि आप इनिशियल मोमेंटम के कंपोनेंट निकाल लो एक्स में वाई में, और फाइनल के निकाल लो एक्स में और वाई में, एंड यू विल सी वहाँ से तुम्हारे को पता चल जाएगा कि एक्स एक्सिस में कितना चेंज हो रहा है, वाई में कितना चेंज हो रहा है, और फिर दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे. ओके, तो अब पहले मैं इनिशियल मोमेंटम के कंपोनेंट निकालता हूँ एक्स में और वाई में. चलो, इसको मैं P से ही रिप्रेजेंट करता हूँ अभी, है ना. यहाँ पे लिख लेता हूँ P इज इक्वल टू E बाई सी. तो ये P है अगर, तो इसके दो कंपोनेंट, एक इधर एक इधर. ये एंगल थीटा है तो ये थीटा होगा, तो ये आ जाएगा P कॉस थीटा, ये आ जाएगा P साइन थीटा. इसी तरीके से इस P के भी कंपोनेंट आ जाएंगे, एक इधर एक इधर. ये एंगल थीटा है ना, वर्टिकल के साथ, तो ये भी थीटा बनेगा. सो दिस विल बी P कॉस थीटा एंड दिस विल बी P साइन थीटा. अब देखो कि जो इनिशियल रेडिएशंस हैं उनका एक्स एक्सिस में मोमेंटम और फाइनल रेडिएशंस का मोमेंटम एक्स एक्सिस में सेम है. इसका मतलब एक्स एक्सिस में तो कोई मोमेंटम चेंज हो नहीं रहा, तो जो भी मोमेंटम चेंज हो रहा है वो वाई में चेंज हो रहा है. और क्योंकि वाई में मोमेंटम चेंज हो रहा है, इसका मतलब जो भी फोर्स बनेगा वो वाई में बनेगा.
मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स बनेगा। क्यों? क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही मोमेंटम में चेंजेस आ रहे हैं। और कितना चेंज हो रहा है? तो दैट डेल्टा पी, और देखो फाइनल वाई कंपोनेंट इज पी कॉस थीटा, इनिशियल इज आल्सो पी कॉस थीटा, बट दे आर अपोजिट, तो एक को माइनस में लेंगे, एक को नेगेटिव लेंगे, और फिर जब दोनों को ऐड करेंगे, सॉरी दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि चेंज निकालना है। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो दिस माइनस दिस, तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर ये पॉजिटिव लिया है तो इसे नेगेटिव लेना, अगर ये पॉजिटिव लेंगे तो उसे नेगेटिव लेंगे, तो तुम्हारी मर्जी है। हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, मान लो मैंने इसे पॉजिटिव ले लिया, इसको नेगेटिव ले लिया, तो दिस माइनस दिस, और ये नेगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगा एक्चुअली उसके साथ। सो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा 2p cos थीटा, दिस माइनस माइनस दिस, है ना, क्योंकि नेगेटिव है, तो फिर ये क्या आ जाएगा 2p cos थीटा। दिस इज चेंज इन मोमेंटम, एंड व्हाट इज p, e बाई सी डाल देते हैं, सो दिस इज 2e बाई सी cos थीटा, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, e की वैल्यू कहाँ से आएगी? तो e की वैल्यू हम यहीं से लेंगे, जैसे पहले लिया था सेम वे, एरिया का एक कंपोनेंट लिया था इंसिडेंट रेडिएशंस के परपेंडिकुलर विच वाज a cos थीटा, है ना, तो यहाँ पे आ गया था इंटेंसिटी e अपॉन a cos थीटा t, यहाँ से हम e निकालेंगे i a cos थीटा t, ये चीज वहाँ पे सेम जाएगी। ओके, तो चेंज इन मोमेंटम विल बी 2 e की जगह i a cos थीटा t इंटू cos थीटा होल डिवाइडेड बाई c। ओके, तो अब t को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल्टा p बाई टी जो कि फोर्स होता है, नाउ दिस विल बी इक्वल टू 2i a cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई c। अच्छा, अब यहाँ से a को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो फोर्स अपॉन एरिया विल बिकम प्रेशर, तो वो जो प्रेशर आएगा F अपॉन a वो क्या बन जाएगा यहाँ पे, F अपॉन a इट विल बी 2i cos स्क्वायर थीटा बाई c, तो 2i cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई सी। तो ये प्रेशर का फॉर्मूला होगा इन दिस पर्टिकुलर केस। ओके, जब किसी एंगल पे रेडिएशंस आते हैं और फिर वो 100% रिफ्लेक्ट होते हैं। अच्छा देखो, पहले एब्जॉर्प्शन में कितना आया था, तो इट वाज आई कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी, अब कितना आ रहा है 2i cos स्क्वायर थीटा बाई सी, है ना, तो डबल हो रहा है, राइट। तो ध्यान ये रखना होता है कि जितने भी एब्जॉर्प्शन के केसेस होते हैं उनका हमेशा डबल फोर्स बन जाता है। ओके, अगर 100% एब्जॉर्प्शन है और 100% रिफ्लेक्शन है, अगर नॉर्मल केस में भी आप करोगे, जो कंपैरिजन करोगे जो हमने पिछला केस किया था, तो वहाँ पे जब नॉर्मली रेडिएशंस फॉल करते हैं तो उसमें आप जरा चेक करो कि एब्जॉर्प्शन में कितना फोर्स था और रिफ्लेक्शन में कितना था, तो रिफ्लेक्शन में डबल आया होगा। तो वही चीज़ देखो यहाँ पे भी फॉलो हो रही है, ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। ओके, अच्छा अब हम लोग देखेंगे कि अगर मान लो किसी एंगल पे रेडिएशंस आ रहे हैं और फिर हमने ये माना है कि कुछ परसेंट उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है और कुछ परसेंट रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो फिर उसमें हम फोर्सेस कैसे कैलकुलेट करें। ओके, तो ये हमारा लास्ट केस होगा एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन का, और ये तुम्हारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द केस फॉर दैट IIT एडवांस एंड ऑल। ओके, तो चलो अब वो देख लेते हैं। अच्छा देखो स्टूडेंट, अब मैं इन दोनों को कंबाइन करने जा रहा हूँ, और अब हम ये मान रहे हैं कि कुछ परसेंट रिफ्लेक्शन हो रहा है और कुछ परसेंट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। अब इन्हीं जो फार्मूले जो आए हैं मैं इन्हीं को यूज़ करूँगा, राइट। अच्छा देखो, जैसे इस केस में अगर मैं देखता हूँ तो इस केस में हमने माना था कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, और उस रिफ्लेक्शन के कारण जो फोर्स क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, है ना, क्योंकि अभी बताया था कि जब ये 100% रिफ्लेक्शन होता है तो उस केस में एक्स एक्सिस में, मतलब इस सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में, तो कोई मोमेंटम में चेंजेस आए नहीं, इसका मतलब इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा, क्योंकि अगर यहाँ पे फोर्स लगता तो फिर ये मोमेंटम भी चेंज हो जाता, है ना। मोमेंटम कहाँ चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब कि जो भी फोर्स लग रहा है ना वो वाई में लग रहा है, पहला पॉइंट तो ये। इसका मतलब ये जो भी मैंने फोर्स अभी निकाला था ये वाला, तो ये जो फोर्स था ये परपेंडिकुलर टू सरफेस था, ठीक है, तो मैं इसको F परपेंडिकुलर लिख सकता हूँ, राइट। तो F परपेंडिकुलर इज दिस ड्यू टू रिफ्लेक्शन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ड्यू टू रिफ्लेक्शन F परपेंडिकुलर इज 2IA cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय C।
लेकिन ये तब होता है जब 100% रिफ्लेक्शन हो। लेकिन अभी जैसा हमने पहले भी किया था कि मान लो कि सिर्फ 70% रिफ्लेक्शन हो रहा है, ओके, तो उसमें फिर हमें 0.7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स भी 70% ही रह जाएगा उस केस में। तो एक रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट दिया गया होगा, है ना। तो वो जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है मान लो वो आर है, जो हमें बताता है कि कितना फ्रैक्शन में, ओके, फोर्स जो है वो लग रहा है। तो मान लेते हैं कि अगर इस केस में रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट तुम्हें आर दिया हुआ है, तो फिर इस फोर्स को तुम आर से मल्टीप्लाई कर देना, ओके। तो ये वो फोर्स है जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जनरेट होगा बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जब 100% रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, ओनली R% ऑफ रिफ्लेक्शन इज देयर, ठीक है ना। मतलब R क्या है, ये तो फ्रैक्शन है, इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये कोफिशिएंट दिया हुआ है आपको, ये आ गया रिफ्लेक्शन के कारण। अच्छा, अब बात करते हैं ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। तो जब एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, तो अब देखो एब्जॉर्प्शन के लिए जो फोर्स होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी आपको बताया भी था कि अगर इसका इनिशियल मोमेंटम इधर है तो इसको रोकने के लिए हमें उल्टा फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये जो सरफेस है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो रेडिएशंस इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे क्योंकि ये इक्वल अपोजिट होंगे। तो ये फोर्स है जो हमने कैलकुलेट किया था, आई ए कॉस थीटा बाई सी, ठीक है। तो अब अगर मान लो ये मेरा सरफेस है तो उस पर एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कैसे, ऐसे, इस तरीके से F एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो ये एक फोर्स लग रहा है, अगर ये मेरा सरफेस है तो इस डायरेक्शन में रेडिएशंस फोर्स लगा रहे हैं ना, रेडिएशंस का फोर्स ऐसे आ रहा है F, और कितना, आई ए कॉस थीटा बाई सी। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये वाला बनेगा जो कि होगा F परपेंडिकुलर, और एक ये बनेगा F पैरेलल, ठीक है। दिस विल बी F साइन थीटा एंड दिस विल बी F cos थीटा। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, F परपेंडिकुलर इज F cos थीटा। अब F तो हमने निकाला हुआ है, इट वाज आई ए cos थीटा बाई सी, इसको यहाँ डाल देते हैं। तो F परपेंडिकुलर विल बी आई ए cos थीटा बाई सी, ये मैंने F की वैल्यू डाल दी, और एक cos थीटा यहाँ पे भी है तो एक cos स्क्वायर थीटा बन गया, ठीक है। अब आप देखो कि अब हमें थोड़ा मैकेनिक्स यूज करना पड़ेगा कि इस सरफेस के ऊपर एक्चुअली दो फोर्स तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक तो एब्जॉर्प्शन के कारण ये वाला फोर्स, और एक रिफ्लेक्शन के कारण ये वाला फोर्स। तो दो फोर्सेस तो आ गए इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, आप वाई एक्सिस भी बोल सकते हो उसे, और एक फोर्स आ गया पैरेलल डायरेक्शन में जिसको तुम एक्स एक्सिस भी बोल सकते हो। तो अब अगर फोर्स वाई में भी है और एक्स में भी है तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स बनता है टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस एंड टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो एफ वाई का स्क्वायर प्लस एफ एक्स का स्क्वायर अंडर रूट। तो अब यहाँ पे जो नेट फोर्स आ जाएगा तो वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस एफ पैरेलल का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब व्हाट इज एफ परपेंडिकुलर, तो एफ परपेंडिकुलर एब्जॉर्प्शन के कारण ये होगा और रिफ्लेक्शन के कारण ये होगा, इन दोनों को ऐड करके आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें भी फिर एक चीज का और ध्यान रखना कि यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई कर देना जिन्हें, क्योंकि हम जो फोर्स ले रहे हैं वो हम 100% एब्जॉर्प्शन तो अब ले नहीं रहे, 100% एब्जॉर्प्शन में तो ये था, लेकिन अगर तुमने मान लो 70% या 60% लिया तो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे एक हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए क्या है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसको जरा कर लेते हैं। तो अब देखो ये क्या बन जाएगा, इसको हमें ऐसे लिखना चाहिए दैट टोटल फोर्स परपेंडिकुलर, जो टोटल आएगा वो कितना होगा। सो रिफ्लेक्शन के कारण ये है 2ia cos स्क्वायर थीटा बाई सी इंटू आर प्लस एब्जॉर्प्शन के कारण ये है इट इज आई ए बाई सी cos स्क्वायर थीटा इंटू ए, ठीक है ना। फिर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस आर, क्योंकि ए प्लस आर 1 था, तो व्हाट इज ए, 1 माइनस आर वहाँ पे डाल सकते हैं। और फिर जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं कॉमन लेके एफ परपेंडिकुलर आ जाएगा, और एफ पैरेलल क्या होगा, तो एफ पैरेलल तो ए की था ये वाला। सो दिस इज एफ, व्हाट इज एफ, एफ वाज आई ए कॉस थीटा बाई सी, यहाँ डाल देते हैं। सो दिस विल बी आई ए कॉस थीटा बाई सी इंटू साइन थीटा इंटू ए को फिर 1 माइनस आर डाल देना, है ना, और ये बन जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। अब ये एफ परपेंडिकुलर है, ये एफ पैरेलल है, इन दोनों को जब आप यहाँ डालोगे तो तुम्हारे को फिर नेट फोर्स मिलेगा।
तो ये फिर हमारा पूरा का पूरा आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारे को क्वेश्चंस पे ध्यान देना है हमारे को कि हमें देखो मैकेनिक्स मिल गया है एक्चुअली इसके अंदर, है ना। चले तो था हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्योंकि प्रेशर का भी कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि दे कैरी प्रेशर, दे कैरी मोमेंटम, तो इसलिए जब वो किसी भी सरफेस से टकराती हैं तो वो फोर्स लगाती हैं, और फोर्स लगाएंगे तो फिर प्रेशर का भी कॉन्सेप्ट आएगा, है ना। सो दे कैन एक्सर्ट प्रेशर, दे कैरी मोमेंटम, ये सारी इनकी प्रॉपर्टीज भी हैं एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो आज हम लोगों ने जो ये किया है, ये प्रेशर का और फोर्स का हमने कॉन्सेप्ट पूरा कर लिया है यहाँ पे, ओके, जो कि एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके, ये वाला खासकर। तो इस पे एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर आगे नेक्स्ट टाइम करेंगे, ओके। अच्छा स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, एंड द क्वेश्चन इज दैट द रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी 25 वाट पर मीटर स्क्वायर आर अलाउड टू फॉलो ऑन ए सरफेस ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर नॉर्मली. Find the radiation pressure if 100% absorption is taking place, 100% reflection is taking place, and then 30% reflection is taking place. Okay, तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में भी आ चुके हैं। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल एक डायरेक्ट एप्लीकेशन है फार्मूलों का। जैसे हम लोगों ने जब एब्जॉर्प्शन का केस लिया था तो एब्जॉर्प्शन में फोर्स निकाला था, दैट दी फोर्स वैल्यू इज सिंपली I डिवाइडेड बाई C, ये तो था प्रेशर, और मल्टीप्लाई बाई एरिया विल बिकम द फोर्स, है ना, IA बाई C। तो अब यहाँ से देखो I आपको गिवन है, इंटेंसिटी इज गिवन टू यू, इट इज 25, एरिया आपको गिवन है A 1, एंड C तुम्हें पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वो वैल्यू आप यहाँ पे डाल के आप न्यूटन में फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। और ये बताया था कि जितना एब्जॉर्प्शन में फोर्स होता है उसका डबल हमेशा रिफ्लेक्शन में आएगा, तो जो फोर्स इस केस में आएगा वो इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कैलकुलेशन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, तो आप उसे कर सकते हैं। अच्छा, अगर 30% रिफ्लेक्शन आ रहा है तो उस केस में जो हमने फार्मूला निकाला था, जब पार्शियल रिफ्लेक्शन था और पार्शियल ये था एब्जॉर्प्शन था, सो इट वाज 1/C 1 + R इंटू एरिया, है ना। तो ये हमारा फोर्स आया था उस केस में। तो अब यहाँ पे क्योंकि रिफ्लेक्शन आपको दिया हुआ है तो आप कितना डालेंगे यहाँ पे R की वैल्यू, तो 0.3 डालना है इसे। ठीक है, तो 1 + 0.3, एरिया IC सब कुछ आपको गिवन है, यू कैन कैलकुलेट। और अगर एरिया को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हम प्रेशर भी निकाल सकते हैं। अब क्योंकि एरिया 1 ही दिया हुआ है तो इसलिए हमारे फोर्स की वैल्यू प्रेशर की वैल्यू इस केस में सेम आएगी। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, अच्छा, अब एक काम ये करना कि इसी केस में आप लोग इन्हीं सारे क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से रिपीट कर लेना, और यहाँ पे नॉर्मली की जगह एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री कर लेना। ओके, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द सरफेस। ओके, तो उस केस में इसका आंसर क्या आएगा, सरफेस के साथ 30 डिग्री पे, मान लो कि ये सरफेस है और यहाँ से रेडिएशंस आ रहे हैं एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो फिर इस केस में प्रेशर और फोर्स कितना लगेगा, सो दैट यू कैन कैलकुलेट। ओके, तीनों केसेस करने हैं आपको, राइट। तो इसको करके और आप मेरे को आंसर कंफर्म करा सकते हो। ओके, तो आगे का पोर्शन नेक्स्ट टाइम करेंगे।